बिहार चुनाव की तारीखों का जल्द ऐलान हो सकता है, ये हर कोई जानता है। इस बीच प्राइम मिनिस्टर मोदी ताबड़तोड़ रैलियां भी कर रहे हैं, गिफ्ट्स लेकर भी पहुंच रहे हैं। आज इस वक्त प्रधानमंत्री पूर्णिया में ही मौजूद हैं और 36,000 करोड़ के विकास परियोजनाओं की उन्होंने बड़ी सौगातें दी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पूर्णिया एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया है। पीएम मोदी का यह 8वां बिहार दौरा है और हर बार पीएम मोदी ने बिहार को सौगात दी है, मानो बौछार कर दी हो। तो वहीं पीएम मोदी के बिहार में विकास वाले दाव से विपक्ष परेशान भी है। आरजेडी ने पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर एक के बाद एक कई वार किए हैं। कहा सिर्फ और सिर्फ चुनावी जुमले हैं, ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी वादे हैं। ये जो 30,000 करोड़, 35,000 करोड़, 40,000 करोड़ का आंकड़ा आ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ संबोधन में है, सिर्फ और सिर्फ बातचीत में है। तेजस्वी यादव ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के दौरे पर भी सवाल उठाए, लेकिन विपक्षी महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर घमासान है, ये भी बिल्कुल सच है। ऊपर से तेजस्वी यादव जब ये कहते हैं कि सभी 243 सीटों पर मैं लड़ रहा हूं, तेजस्वी लड़ रहे हैं, मेरे चेहरे को याद कीजिएगा, तो ये कई सारे सवाल उठा रही है महागठबंधन की एकता को लेकर। इसी पर करेंगे एक सार्थक चर्चा, जुड़ेगा बड़ा पैनल। उससे पहले ये रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश के बीच पीएम मोदी 3 हफ्ते बाद एक बार फिर बिहार को सौगात दे रहे हैं। पूर्णिया से पीएम मोदी ने बिहार को 40,000 करोड़ की योजनाओं की बड़ी सौगात दी। पूर्णिया एयरपोर्ट और 4 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी की इन सौगातों से सीमांचल और कोसी मिथिला क्षेत्र को सीधा फायदा मिलेगा। पीएम मोदी के तूफानी दौरे से विपक्ष बौखलाया हुआ है। आरजेडी ने पोस्टर वार किया है, लेकिन महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है। तेजस्वी ने मंच से 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर महागठबंधन का सिरदर्द बढ़ा दिया है। लालू जी लोहिया जी कहते हैं वोट का राज मतलब छोट का राज। आज यही भाजपा वाले लोग बेईमानी करने पे लोग लगा है, लेकिन आप सब लोग एक रहना है। हम फिर आप लोगों के बीच आएंगे और इस बार 243 सीट पर तेजस्वी चुनाव लड़ेगा। तेजस्वी चुनाव लड़ेगा, चाहे कांटी हो, मुजफ्फरपुर हो, बौछा हो, गाय घाट हो, अपन हमारे मुन्ना जी का क्षेत्र हो, हर जगह से तेजस्वी चुनाव लड़ने का काम करेगा। आप सब लोगों से अपील है कि तेजस्वी को देख करके वोट दीजिए, जो बिहार को आगे ले जाने का काम करेगा। बिहार चुनाव का शंखनाद होने वाला है। चुनावी तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। पीएम मोदी की अगुवाई में एनडीए मजबूत नजर आ रहा है, तो वहीं विपक्ष में सीट बंटवारे से लेकर सीएम के चेहरे को लेकर सहमति भी नहीं बन पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक दौरे कर रहे हैं। नीतीश कुमार भी मजबूती के साथ है। आज पूर्णिया पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी, तो वहां पर पूरा मंच सजा हुआ है। पूर्णिया से सांसद है पप्पू यादव, वो भी वहीं पर मौजूद है। लेकिन आज मिला क्या? 36,000 करोड़ की परियोजना, नेशनल मखाना बोर्ड का उद्घाटन, पूर्णिया एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन हो गया, बड़ी सौगात मिली। इसके अलावा वंदे भारत ट्रेन, रेलवे नेटवर्क को भी सशक्त किया गया। नेशनल मखाना बोर्ड, मखाना को लेकर प्रधानमंत्री पहले भी कई सारी बातें कर चुके हैं और ऑब्वियसली बिहार का मखाना वर्ल्ड फेमस है, बताने की जरूरत नहीं है। अब सीमांचल में पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटें, कटिहार की 7 विधानसभा सीटें, अररिया की 6 विधानसभा सीटें और किशनगंज की 4 विधानसभा सीटें आती है। और सीमांचल मुझे बताने की जरूरत है नहीं, आप जानते हैं मुस्लिम बाहुल्य सीटें रहती हैं, लेकिन बावजूद इसके यहां पर भारतीय जनता पार्टी परफॉर्म करती है। अब कारण क्या रहते हैं, ये सबके एक्सपर्ट्स के अलग अलग राय आती है। तो बिहार के सीमांचल का सियासी गणित भी आपके सामने रख रहा हूं। 7 सीटें पूर्णिया, 7 सीटें आती है कटिहार जिले में, 6 विधानसभा की सीटें आती है अररिया जिले में और 4 विधानसभा की सीटें आती है किशनगंज जिले में। तो इन्हीं की लड़ाई है, इन्हीं की टक्कर है। सीमांचल में जहां भारतीय जनता पार्टी और एनडीए कह रही है कि इस बार तो और ज्यादा परफॉर्म हम करने वाले हैं, लेकिन उसके पीछे की बातें क्या है, ये समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा एक के बाद एक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद बिहार पर प्राइम फोकस लगाए हुए हैं। दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कि इंडिया ब्लॉक शांत है, नहीं है। अभी तक आपने देखी राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, इंडिया ब्लॉक के तमाम नेता सड़कों पर उतरे हुए थे, वोट अधिकार यात्रा। अब बिहार अधिकार यात्रा लेकर निकल रहे हैं तेजस्वी यादव। तो गहमा गहमी बहुत ज्यादा है। 2020 में यहां पर सीमांचल में क्या कुछ रिजल्ट था? सबसे ज्यादा सीटें जीतकर आई थी 8।
भारतीय जनता पार्टी एनडीए। मेरे साथ जो जबरदस्त पैनल जुड़ा है, जल्दी से आपका तारुफ करा दूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता राहुल आनंद जुड़ चुके हैं। राहुल भाई नमस्ते कर रहा हूं। मेरे साथ जेडीयू के प्रवक्ता डॉक्टर नेहोरा प्रसाद यादव जी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर नेहोरा, वेलकम टू भारत एक्सप्रेस, नमस्ते कर रहा हूं आपको। आरजेडी प्रवक्ता डॉक्टर राकेश रंजन भी मेरे साथ जुड़ेंगे, और साथ ही अजय पासवान साहब जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आप सभी का इस्तकबाल कर रहा हूं, सबको एक बार फिर से नमस्ते कर रहा हूं। डिबेट की ओपनिंग राहुल भाई मैं आप ही के साथ कर रहा हूं। आज तो प्रधानमंत्री लगातार पूर्णिया पहुंचे हुए हैं, 40,000 करोड़ के अब तक तोहफे दे ही चुके हैं। पूर्णिया एयरपोर्ट टर्मिनल का भी उद्घाटन हो गया है, ट्रेन का नेटवर्क भी आप सुचारू कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष, मैं जब जब इस चीज को लेकर जाऊंगा, वो बोलेंगे सिर्फ और सिर्फ वादे हैं, खोखले वादे हैं, सिर्फ चुनावी स्टंट है। भारतीय जनता पार्टी का विकास से इनका कोई लेना देना है नहीं। रोहित भाई, निश्चित तौर पे अगर कोई विकास की परिभाषा होती तो मुझे लगता है कि ये आप भी बता पाते और मैं भी अच्छे से मजबूती के साथ रख पाता। लेकिन जहां तक संदर्भ उठता है विकास को लेकर, तो विकास की कोई परिभाषा नहीं है, वो निरंतर चलने वाला एक प्रयास है। लेकिन महागठबंधन की अगर विषय में बात करें, विकास तो एक बहुत पहले एक मीम चलता था कि क्या यहाँ कोई विकास हुआ है, तो लोग कहते थे क्या कि नहीं, यहाँ विकास पता नहीं कब आया था, हम तो नहीं थे, हम तो शहर गए थे इलाज कराने के लिए। ये महागठबंधन इस तरह की ही बातों को प्रस्तुत करता है। लेकिन अगर देखा जाए नजर को बदल कर, तो मैं आपको दिखाऊं कि नजारा कितना बदल चुका है। जिस मरीन ड्राइव पे तेजस्वी यादव जी डांस कर रहे थे, वो मरीन ड्राइव एक विकास यात्रा का एक प्रत्यक्ष रूप से गवाह है। अगर बिहार की राजनीति की बात करें, तो जो आज 36,000 करोड़ रुपए की जो उपलब्धि आज बिहार को मिलने गई है, जिसमें नया एयरपोर्ट टर्मिनल है, विकास परियोजनाओं करोड़ों में है, साथ ही साथ मखाना बोर्ड की स्थापना, रेल और विकास, सड़क में संपर्क में सुधार, ऐसी तमाम ऐसी चीजें जो बिहार को मिले हैं। नरेंद्र मोदी जी जब भी बिहार के दौरे पे आए हैं, तब कुछ ना कुछ उन्होंने दिया है, क्योंकि बिहार को लेकर अक्सर उनका एक व्यक्तिगत लगाव रहा है। आपको जानकारी के लिए और आपको हर्ष भी होगा कि लगभग 10 साल के कार्यकाल में 9 लाख करोड़ रुपए, लगभग 9 लाख करोड़ रुपए बिहार को मिले हैं। और अगर यूपीए की शासनकाल की बात करें, तो उस वक्त मात्र 2 लाख करोड़ मिले थे। यानी कि जो 7 लाख करोड़ रुपए जो ज्यादा भी मिला, उसमें विकास की योजनाओं में क्या हुआ, तो मैं आपको नंबर 1 बता दूं कि रेल परिवहन, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप देखें तो आपको बड़ा ही हर्ष होगा कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां 100% रेल ट्रैक विद्युतीकरण प्राप्त किया जा चुका है। साथ ही अगर बात करें तो 52 बड़े रेल परियोजनाएं स्वीकृत की गई है, जिसमें लगभग 86,107 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। बिजली आपूर्ति की भी बात होनी चाहिए। बिजली खपत में बहुत बड़ा उछाल आया है। आज हम लगभग 10,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करते हैं। पहले 1600 के आसपास था। आप इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कीजिए तो पहले 2 था। मैं 1990 से 2005 की बात कर रहा हूँ। पहले 2 था, अब लगभग 38 हो चुके हैं। मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे तो पहले 6 थे, वो बढ़कर 27 हो गया। 15 आप युवा भी हैं, आप आंकड़े लेकर आते। मैंने आपको 2 मिनट नॉन स्टॉप दिए। मैं एक बार ओपनिंग सबका 2-2 मिनट ले लूं, उसके बाद ये प्लेटफॉर्म में आपके लिए खोलता हूं। राकेश जी, मैं आपके पास आ गया। डॉक्टर राकेश, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जो बातें यहां पर राहुल जी कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर एक के बाद एक दौरे कर रहे हैं, एनडीए तो फिर भी कुछ क्लियर लग रहा है, लेकिन ऑल इज वेल होगा ये मैं भी नहीं कहूंगा, ये मैं नहीं कह सकता। अभी भी कोई ना कोई, चिराग पासवान जी भी आके दिखा रहे हैं, मांझी साहब भी आके दिखा रहे हैं, लेकिन महागठबंधन में तो परिस्थितियां और ज्यादा खराब है। और जब मैं जानता हूं, मैं सवाल कुछ भी पूछूं, रिएक्शन आपका आएगा प्रधानमंत्री मोदी और राहुल आनंद भाई पर ही, लेकिन 243 सीटों पर मेरा ही चेहरा, तेजस्वी यादव ही लड़ेंगे। आपको नहीं लग रहा है मैसेज जा रहा है कि महागठबंधन के दूसरे अलायंस पर थोड़ा कम कॉन्फिडेंट है तेजस्वी यादव? ऐसा भी नहीं है जी भाई जी। आपको, आपके दर्शकों, पैनल में बैठे साथी सबको नमस्कार। नमस्ते। ऐसा जो आप कह रहे हैं ना, चिराग पासवान भी कहीं बोले थे कि मैं तो सब जगह लड़ रहा हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है। महागठबंधन एक साथ है और महागठबंधन की एकता से लोग बेहाल हैं, परेशान है। तेजस्वी जी का मतलब है कि जिस प्रकार पूरे बिहार में महागठबंधन को लेकर के माहौल है, तो वहां से सब जगह से आरजेडी भी है और पूरा महागठबंधन भी है। ऐसा उन्होंने नहीं कहा, ठीक है, कि मैं 243 सीट पे मैं लड़ रहा हूँ, लेकिन अब इसके बाद प्रतीकात्मक बात राहुल आनंद जी बोल रहे थे, ठीक है, कि विकास की कोई परिभाषा नहीं होती है। सच में इन लोगों के पास विकास की कोई परिभाषा नहीं है। विकास का परिभाषा है जुमला इनके लिए। और यहाँ पे 36,000 करोड़ की बात कर रहे हैं। पिछले बार भी 1,25,000 करोड़ की बात करके गए थे। पिछले बार भी जुमला दे करके गए थे, इस बार भी जुमला ही दे रहे हैं। अच्छा, क्योंकि फैक्ट्री लगाएंगे आप गुजरात में, और यहाँ
रेलवे की बात करेंगे, यहाँ एयरपोर्ट की बात करेंगे कि उसी से जा करके गुजरात की फैक्ट्री में मजदूर ढोएंगे। इसलिए बिहारियों की बार बार आकर के प्रधानमंत्री यहाँ अपमान कर रहे हैं और अपमान करते रहे हैं, और बिहारी सारे ये समझ रहे हैं, बिहार के लोग। तो राजेश जी, जब आप वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे थे, बीजेपी ने बड़ा मुद्दा नहीं बताया कि आपने स्टालिन को बुला लिया, आपने उदयनिधि स्टालिन के बयानों को आपने भुलवा दिया, उसके बाद वहां पर, मैं नाम नहीं ले रहा ज्यादा नेताओं के, लेकिन वहां पर कहा कि बिहारी लोग तो यहाँ आते हैं, हमारा घर बनाते हैं, टॉयलेट साफ करते हैं, ये नहीं था अपमान? बिहार ऐसा कभी नहीं कहा था स्टालिन ने। नहीं, स्टालिन ने नहीं कहा कि बिहार का विकास, और भी प्रधानमंत्री जी को बोल रहे थे कि इतने दिनों में जो लोग हॉस्पिटल नहीं दे पाए, शिक्षा नहीं दे पाए, बातें सुने होंगे, हम सुन रहे थे। जी जी जी, किसको बोल रहे थे? 20 साल से यही लोग हैं ना यहाँ पे शासन में, और अपने ही सरकार को बोल रहे हैं कि 20 सालों में तो आप न शिक्षा दे पाए, न स्वास्थ्य दे पाए, न फ्री इलाज दे पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। तो बिहार के मजदूर को ये लोग दे पाए तो सिर्फ पलायन दे पाए कि बिहार के लोग जो है रोजगार के लिए दिल्ली जाए, चाहे महाराष्ट्र जाए, कर्नाटक जाए, तमिलनाडु जाए, लेकिन बिहार में फैक्ट्री ये लोग नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ये चाहते ही है, यही है कि यहाँ पे ट्रेन की 2 और ट्रेन दे दे, और उसमें से जो लोग पलायन करने वाले हैं गुजरात में जाकर के काम करें और फैक्ट्री गुजरात में लगाएं। ठीक है, ठीक है, I'll come back to you। एक ओपनिंग सबका हो जाए। मैं जल्दी से अजय पासवान साहब आपके पास आ गया हूं। अजय पासवान साहब प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अजय सर, आपको क्या लग रहा है कि अभी चीजें किस दिशा में आगे बढ़ रही हैं? भले ही तेजस्वी यादव तो बड़ा दिल कहते नजर आए कि आई विल बी द सीएम, राहुल गांधी विल बी द पीएम, लेकिन राहुल जी की तरफ से जो इंतजार, जो एक्सपेक्टेशन थी आरजेडी कार्यकर्ताओं को, वो पूरी नहीं हुई। देखिए रोहित भाई, 2 चीजें है कि जो बड़ा घटल है तो चेहरा वही आता है, ठीक है, और कई चीजें ऐसी होती है जो चुनाव के बाद जो है बताया जाता है, ठीक है, ये चीजें इसमें संत स्थिति नहीं है। मगर आप इसके अलावा जब देखिए कि एनडीए में क्या हो रहा है, वह क्या स्थिति है। कल जीतन राम मांझी जी भी कह रहे थे कि अगर 20 सीटें नहीं मिली तो मैं 100 सीटों पर लड़ूंगा। चिराग पासवान भी कई तरह से इस तरह का बयान आ रहा है। तो ये खटपट लगातार एनडीए में नहीं है, एनडीए में तो बिल्कुल है। महागठबंधन पूरी मजबूती और एकता के साथ खड़ा है। ठीक है, तो पहले एनडीए अपने कुनबे को संभाले, कैसे वो चिराग पासवान को संभालेंगे, कैसे जीतन राम मांझी को संभालेंगे, तो इन चीजों में उनको दिमाग लगाना ज्यादा जरूरी है। महागठबंधन की मजबूती के ऊपर सवालिया निशान जो लगा है। ठीक है, अजय भाई, आपको नहीं लगता कि उनकी जो प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड महागठबंधन की तरफ नहीं है, वो तो सत्ता में भी है। प्रधानमंत्री 8वीं बार आज पहुंचे हैं, कितने लाख करोड़ की सौगात उन्होंने दे दी, वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी, पूर्णिया को एयरपोर्ट दे दिया। आपको नहीं लगता जनता के मन में ये भी इम्पैक्ट करता होगा? बिल्कुल, जनता के मन में वो सवाल भी है कि जब प्रधानमंत्री सीख कर 1,25,000 करोड़ की घोषणा कर रहे थे और एक कमनी बिहार को नहीं मिला, जनता के पास वो तमाम सवाल है। 2 करोड़ नौकरियों का वादा, 15 लाख रुपए का वादा, ये तमाम सवाल आज भी जनता के जहन में आ रहा है कि ये चीजें आज कहाँ है। और प्रधानमंत्री लगातार, प्रधानमंत्री को 8 बार आना पड़ा, और अभी चुनाव में कुछ समय बचा है, उस बीच कितने बार आएंगे प्रधानमंत्री, कैसे क्या वादा करके चले जाएंगे, कौन सा झूठा जुमला फेंक कर चले जाएंगे। इन सब चीजों के लिए बिहार सरकार जो है जिम्मेवार है, और ये 20 सालों की बिहार सरकार है कि प्रधानमंत्री को बार बार बुलाकर झूठा वादा देने की कोशिश की जा रही है बिहार की जनता को। ठीक है, ओपनिंग आपका आ गया। डॉक्टर नेहोरा के पास मैं आता हूं, जेडीयू प्रवक्ता है। नेहोरा सर, प्लीज आप मुझे बताइए ना डॉक्टर साहब कि अभी यहां से आपके लिए क्या परिस्थितियां हैं। मैं तो सारी चीजें देख ही रहा हूं, प्रधानमंत्री ताबड़तोड़ रैलीज कर ही रहे हैं, नीतीश कुमार जी भी काम कर ही रहे हैं, आप भी लगातार जनता से संवाद कर रहे होंगे, लेकिन जो मूल सवाल है 2020 के जो आंकड़े 115 से घटकर आप आ गए 43 पर, मंथन चिंतन हो गया, विनिंग सीट्स हो गई, सारी चीजें ऑल इज वेल है एनडीए में? रोहित जी, एनडीए में सारी चीजें ठीक ठाक है। मैं इंडिया पर कोई बात नहीं कहूंगा, क्योंकि आपने कहा ही है, लोग देख ही रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जी बिहार में आए, पूर्णिया में, और जो सौगात दिए उसको सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं अपने पार्टी और सरकार और बिहार के देश के बिहार के तरफ से। ठीक है, ये पहली बार कोई प्रधानमंत्री देश में बना है
जो बिहार राज्य के प्रति सोचने का काम किया, विकास करने का काम किया जी। यदि उस विकास को लोग अपमान समझ रहे हैं, तो एक नहीं सैकड़ों बार प्रधानमंत्री जी सब विकास के मामले में अपमान करेंगे। अब बराबर सवाल उठाते हैं कि गुजरात में फैक्ट्री और बिहार में नहीं। लालू जी कह रहे थे जिसको नेता मान रहे हैं राहुल गांधी जी को, ये तो सवाल उससे करना चाहिए जिस बिहार भाड़ा समानीकरण लागू करके बिहार को उद्योग से वंचित किया गया। सारे उद्योग की परिस्थितियां गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कलकत्ता में शामिल किया गया। तो सवाल कांग्रेस से पूछना चाहिए, जिसको तेजस्वी राहुल गांधी को नेता मानता है। एक भी रेल माल ढोने वाली परियोजना बिहार में नहीं बनाया गया। ये तो राहुल गांधी से पूछना चाहिए। डॉक्टर साहब आप बहुत सीनियर भी हैं, लेकिन अब सबका ओपनिंग हो गया, इसलिए मैं भी बीच में बोलूंगा और मैं आप ही सवाल पूछ रहा हूँ। ये प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं वो तो ठीक है, उसके लिए तो राहुल भाई बैठे ही हैं। एनडीए नीतीश कुमार बहुत मजबूती के साथ, जेडीयू उनके साथ खड़ी है। हालांकि कई जगहों पर ऐसे सवाल भी हैं कि इतनी बार नीतीश जी इधर उधर हुए हैं, इस बार तो फाइनल है। खुद नीतीश जी भी कह चुके हैं कि इस बार तो फाइनल है, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, एनडीए हमारा परिवार है। लेकिन मुझे बताइए ना, इस बार जेडीयू वोट मोदी जी के कामों पर मांग रही है कि नीतीश कुमार के कामों पर? प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने कितना विकास किया बिहार में, डिबेट इस पर है। मैं इसी पर तो आ रहा था, मैं इसी पर आ रहा था। मतलब इस बार आप मोदी जी के कामों पर वोट मांग रहे हैं, क्या सुशासन बाबू वाली इमेज थोड़ी डेंटिंग हुई है क्या उसमें पिछले कुछ वक्त में? मैं ये पूछ रहा हूं। रोहित जी, ऐसा है ना जी सर, दो नेता है, एक आदरणीय प्रधानमंत्री जी और दूसरा बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी। परफेक्ट। जो प्रधानमंत्री जी को बिहार के बारे में काम करना है वो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। अब एनएच तो मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, तो रेल परियोजना तो मुख्यमंत्री लागू नहीं करेंगे, एयरपोर्ट तो मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो जो प्रधानमंत्री जी के क्षेत्राधिकार में है वो बिहार में प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, और जो मुख्यमंत्री जी के क्षेत्राधिकार में है वो मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। दोनों मिलकर चहुओर बिहार को विकास करने का काम कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है ना। ठीक है, दोनों नेता है। ठीक है राकेश भाई, प्लीज आप रिएक्ट कर दीजिए। आप मुस्कुरा रहे थे, प्लीज मुझे आप बताइए ना, आप तो 2020 में सबसे बड़ी पार्टी थी, हालांकि आप भी सत्ता के जो मैजिकल नंबर थे उससे दूर थे, परिस्थितियां बदल रही हैं क्या? एक तरफ आप देखिए प्रधानमंत्री एक के बाद एक तोहफे दे रहे हैं, और आरजेडी कह रही है सिर्फ और सिर्फ 243 सीटों पर हम लड़ रहे हैं। कांग्रेस की कई बातों से आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, नहीं हो रहे क्या? जिस तरीके से नेता बुलाए विकास रैली में तो आरजेडी बैकफुट पर आई। अभी एक वीडियो बिहार कांग्रेस ने जारी किया था प्रधानमंत्री और उनकी माताश्री का, जो कि स्वर्गीय है, तो भी तेजस्वी जी ने कहा कि अच्छी बातें नहीं है। कांग्रेस आपको अनकंफर्टेबल तो नहीं कर रही इन चुनावों में? आपको महागठबंधन की बहुत अंदरूनी खबर है। हम लोग को तो ऐसा खबर नहीं है। हमारी जो पार्टी और हमारी जो गठबंधन है बहुत मजबूत है। और रही बात है कि पता नहीं कुछ चीजें जो है आपको पता है या आप उसको चाह रहे हैं? नहीं, मैं टीवी देखता हूं ना सर, आप न्यूज नहीं देखते क्या? तेजस्वी जी ने कहा ना कितनी बुरी चीज है वो जो वीडियो, वही तो कहा मैंने, उसके अलावा तो कुछ कहा ही नहीं मैंने। हमारे नेता जो बोले हैं जी, उसके अर्थ को आप समझिए। उस महागठबंधन को पूरी यूनिटी के साथ हर एक सीट पे और सबके साथ से और सबकी पूरी मजबूती से लड़ने की बात बोले। उस मीटिंग में मैं मौजूद था। ठीक है। रही बात अभी मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था जी सर कि हमारे जेडीयू के प्रवक्ता वे बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी का बहुत विकास कर रहे है ना। डबल इंजन मैं समझा रहा हूँ। इनका विकास का मॉडल है कि सबका साथ और अपने मित्रों का विकास। अच्छा, ये वही बोलना चाह रहे थे। अच्छा, अब देखिए इनका विकास का मॉडल ये है कि जमीन देश का होगा, जनता का होगा, पटरी जनता के टैक्स के पैसे से बनेगा, ट्रेन की बोगी जनता के पैसे से बनेगी, और रेलवे भी पूरी जनता के पैसे से डेवलप होगी। जब पैसे
और वसूलने के लिए अपने मित्रों को ये दे देंगे, बेच देंगे। अच्छा, रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, एयरलाइन बेच देंगे, क्या करेंगे? जमीन अधिग्रहण जनता देश का होगा, देश के पैसे से विकास होगा, और जब पैसा वसूलने की बारी आएगी और उससे विकास की बात आएगी तो वो अपने मित्रों को बेच देंगे। अभी बालाचौर की घटना, जो ट्रेन की दुर्घटना हुई थी ना, तो उसमें देखेंगे उसके पहले 6,000 से 10,000 टिकट था एयरपोर्ट का, पटना से उड़ीसा का, और विदिन आवर वो 50,000 तक हो गई। राकेश भाई, क्योंकि पूंजीपतियों को राकेश भाई, ये प्लेटफॉर्म आपका ही है। मैं तो ये कह रहा हूं, अगर आप विपक्ष में है ना तो आपके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है। राकेश भाई आप ही बोलिए। लेकिन राकेश भाई, ये जो आंकड़े मेरे पास आए हैं, मतलब प्लीज आप, अगर आपको लगता है कि ये इसको एक्सपोज करना चाहिए तो कर दीजिए ना। मैं तो चाहता हूं जनता के सामने क्लियर तस्वीर जाए। ये मेरा प्लेटफॉर्म जितना है उतना ही आपका भी है। लेकिन आज बड़ी योजनाओं के साथ सब कह रहे हैं प्रधानमंत्री पहुंचे, पूर्णिया हवाई अड्डा मिल गया, 40,000 करोड़ की विभिन्न परियोजनाएं मिल गई, 4 नई ट्रेन सेवाएं मिल गई, भागीरथ परियोजनाएं शुरू हो गई, कोसी मेची नदी लिंक परियोजना पर काम शुरू हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 35,000 ग्रामीण और 5,920 शहरी परिवारों को नए घर मिलेंगे। तो आपको नहीं लग रहा है काम हो रहा है, या सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी चल रही है? एकदम जुमला है। 20 साल से इनकी सरकार है, 11 साल से केंद्र की सरकार है, आज फिर नया जुमला दे रहे हैं। आप बताइए कि ये सारे जो पिछला जो वादा किए थे, ये तो आज के ही है, पिछले भी पढ़ूंगा। हम तो बता रहे हैं क्यों दे रहे हैं। व्यक्ति गुजरात में लगाएंगे और यहाँ से ट्रेन और देंगे कि मजदूर जो है यहाँ से जाकर के इनके गुजरात में मजदूरी करेंगे। ठीक है, हमें यहाँ काम चाहिए। और दूसरी बात कि प्रधानमंत्री भी जानते हैं कि हम तो यहाँ सीएम बनने नहीं जा रहे हैं, हमको सीएम बनने नहीं है। अच्छा, तो जो मन में आए, जितना ये है, जो जुमला देना है, जितना जुमला फेंकना है, ठीक है, यानी सिर्फ और सिर्फ जुमलाबाजी है। ये है आरजेडी का स्टैंड। राहुल भाई प्लीज रिएक्ट। राहुल भाई, मैं तो ये भी देख रहा हूं 15 सितंबर से लेके मेरे सामने आंकड़े हैं, पूर्णिया पहुंचे थे 36,000 करोड़ का। आज प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं का तोहफा दिया है। 22 अगस्त को गया पहुंचे थे, 1800 करोड़ की योजनाएं थी। 18 जुलाई को मोतिहारी पहुंचे, 7,000 करोड़ की परियोजनाएं थी। 20 जून को सिवान पहुंचे थे, 5,200, और ऐसी बड़ी फेहरिस्त है अगर मैं उसको पढ़ने पर आ गया। लेकिन आरजेडी तो कह रही है सिर्फ जुमलाबाजी है, लोगों को कुछ मिल ही नहीं रहा। पिछले बार मोतिहारी में कह के गए थे कि मैं आऊंगा, दूसरी बार तो यहीं के चीनी मिल से बना हुआ चीनी का चाय पीकर। मैं बिल्कुल आपकी बात मान रहा हूं। ये बात तो आरजेडी बार बार कहती रही है, लेकिन बीजेपी कहती है सत्ता की मिठास तो हमें मिल ही रही है। लोगों को उम्मीद भी हमसे ही है। राहुल भाई प्लीज, राहुल और राकेश भाई, मिठास जो है, पहले मैं इनके प्रश्न का उत्तर दे दूं। राकेश जी के प्रश्न का उत्तर दे दूं। देखिए क्या है कि अक्सर ये बातों को कहते रहते हैं रोहित जी कि चीनी मिल से चीनी का ही हम चाय पिएंगे, लेकिन साथ वो इस चीज को भूल जाते हैं कि अरे उसी चीनी मिल में तो इथेनॉल का प्रोडक्शन हुआ है, जो 54 करोड़ का उत्पादन हर साल करती है इथेनॉल का। अरे उस पे भी तो कभी बहस कर लिया कीजिए। देखिए एक कहावत है रोहित भाई कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, और कुछ पढ़े लिखे लोगों के लिए काला अक्षर भैंस बराबर होता है, जो कहावत है। देखिए फिर भी आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों पे के विवेक पे मैं छोड़ता हूँ, इस पे बहुत ज्यादा बहस नहीं करूंगा, बस मैं कुछ पॉइंट में बात बताता हूँ। बिहार जैसा राज्य जो कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ पे अगर IT और IIES एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करें तो मैं आपको बताता हूँ, मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, मैं सभी चीजों को रख देता हूँ आपके सामने। सबसे पहले आते हैं IT टावर पटना में, जो 90,000 स्क्वायर फुट में बन रहा है। IT पार्क भेजा, जो 33 एकड़ में बन रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर राजगीर नालंदा के अंदर बन रहा है, जो 110 एकड़ में है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया STPI सेंटर पटना, भागलपुर, दरभंगा। साथ ही साथ अगर बात करें फूड प्रोसेसिंग यूनिट की, ये कंपनियों की बात कर रहे थे, मैं इनको गिनाता हूं कंपनी आज। ब्रिटेनिया इंडस्ट्री लिमिटेड हाजीपुर में है, पेप्सिको हाजीपुर में है, गोदरेज एग्रो वेट लिमिटेड हाजीपुर में है, पार्ले प्रोडक्ट्स बिहार शरीफ में, जगन्नाथ इंडस्ट्री मोतिहारी में है, मेगा फूड पार्क मोतिहारी के अंदर स्थापित है, केवेंटर एग्रो लिमिटेड मुजफ्फरपुर में है। राहुल भाई उनको रोल्स रॉयस चाहिए, आधारित उद्योग। राहुल भाई रोल्स रॉयस चाहिए उनको, जो MK स्टालिन लगा रहे हैं तमिलनाडु में। जी, और मैं बताऊं चाहिए उनको मैंगो प्रोसेसिंग यूनिट भागलपुर, मुंगेर, मक्का आधारित स्टार्टअप्स पूर्णिया, कटिहार, मखाना प्रोसेसिंग यूनिट दरभंगा और मधुबनी। साथ ही साथ अगर बात करें टेक्सटाइल की और हस्तशिल्प की, तो भागलपुरी शिल्प उद्योग कहाँ पड़ता है? ये भागलपुर के अंदर है। मधुबनी पेंटिंग आधारित कुटीर उद्योग मधुबनी में है। जो मधुबनी पेंटिंग आज पूरे देश में व्याख्यात है, इनको नजर नहीं आता है। अगर लेदर और फुटवेयर क्लस्टर की बात करें तो मुजफ्फरपुर पटना में आधारित है।
यही नहीं, पेट्रोकेमिकल्स की बात करते हैं, बरौनी रिफाइनरी, उसकी क्षमता 1964 से 2005 में लगातार जो घटी हुई थी उसको बढ़ाया गया है। उसमें 16,724 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 3300 के ऊपर लेकर गया है। अगर जूट उद्योग की बात होनी चाहिए पूर्णिया के अंदर, जहां पे आज खुद मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री साथ साथ पूर्णिया के सांसद भी मौजूद हैं, मैं वहां की बात करता हूं। पीपीपी मॉडल पे 42 से 43 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है, जिसमें कपड़े ड्राइंग यूनिट्स बनाए जा रहे हैं। साथ ही साथ उद्योग आधारित, ऊर्जा आधारित उद्योग की बात होनी चाहिए। बरौनी थर्मल पावर स्टेशन बेगूसराय, जिसकी मैं बात कर रहा था, 3300 मेगावाट। ये अच्छी चीज है राहुल भाई, मैं तो बार बार तारीफ कर ही रहा हूं, ये आंकड़े अच्छे हैं। लेकिन राकेश भाई, ये सारी चीजें आपको दिख नहीं रही, और अगर ये सारी चीजें ग्राउंड पर है तो पलायन क्यों हो रहा है? लोग क्यों जा रहे हैं दूसरे राज्य नौकरी करने? 30 सेकंड दे पाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात आपने कही। ये पलायन का जो मुद्दा है, मैं उस पर भी आ जाता हूँ। देखिए, राजनीति के अंदर तीखे सवाल होना चाहिए, और निश्चित तौर पे आपने थोड़ी देर पहले एक बहुत अच्छी बात कही थी कि ये मंच विपक्ष के लिए है, विपक्ष को बोलना चाहिए, लेकिन विपक्ष की आत्मा भी सदन में विराजमान होती है। विपक्ष को अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए ईमानदारी पूर्वक। मैं आपको बता दूं कि ये जो आप पलायन की बात कर रहे थे, ई श्रम पोर्टल पे चलते हैं। ई श्रम पोर्टल पे आज से 4-5 साल पहले की बात करें तो लगभग 5 करोड़ से ऊपर का आंकड़ा रजिस्टर्ड था। आज लगभग 2 करोड़ 90 लाख के आसपास है, यानी कि जो कटौती हुई है। तो नीतीश जी की साथ ठीक है राकेश जी, 20 सेकंड दे पाऊंगा, 20 सेकंड में रिएक्ट कर दीजिए राकेश, डॉक्टर राकेश। अगर ये सब चीजें हैं तो पलायन क्यों हो रहा है बार बार? और जो आंकड़े राहुल भाई दे रहे हैं कि पलायन में भी कमी आई है। एक बीजेपी प्रवक्ता मेरे साथ थे, मैं तो रोज ये मंच सजाता हूं, वो कह रहे थे कि वापस आ रहे हैं लोग, जो पलायन करके गए थे वापस आ रहे हैं, क्रॉस हो रहा है। ये एकदम आकार गलत दे रहा है। ये जितने भी छोटे लघु मीडियम कुटीर उद्योग जो थे जी, ये जो स्टार्टअप हुए थे, जो पिछले सरकारों ने शुरू किया था, कांग्रेस की सरकारें और महागठबंधन की सरकारों ने नोटबंदी ला करके तमाम मीडियम एमएसएमई के जो भी जो लेदर इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, मैट इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, सबका कमर इन लोगों ने तोड़ दिया। और इसको इसलिए तोड़ दिया कि सारा चीज कि ये सारे मीडियम और कुटीर उद्योग बर्बाद हो जाएंगे, तो इनके बड़े बड़े पूंजीपति जो है वहां पर एंटर आपका 20 सेकंड में पॉइंट आ गया सर, मैं वापस आऊंगा। राहुल भाई भी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। मैं निहोरा सर के पास जा रहा हूं। डॉक्टर निहोरा, प्लीज आप मुझे बताइए, आपने कहा आप इंडिया ब्लॉक की बात नहीं करेंगे, ठीक है, एनडीए की बात कर लीजिए, जेडीयू की बात कर लीजिए, बड़ा भाई छोटा भाई ये सब मैं छोड़ देता हूं आप ही के ऊपर। लेकिन मैंने आपसे सवाल पूछा था कि जेडीयू की परफॉर्मेंस खराब हुई 2020 में, 115 से सीधा आ गया 43 पर। अब क्या इस बार बार्गेनिंग टेबल पर? मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आप बहुत सीनियर हैं, आप दिल खोलकर बात करते हैं। ये 2020 से नहीं है, ये 2025 है। और 2020 में किन कारणों से हमारा संख्या घटा, आप ही नहीं देश जान रहा है कि किन कारणों से हमारा संख्या घटा है। इसलिए 20 की बात छोड़िए, ये 2025 है। 2025 की बात करिए हमारा। अच्छा, 2025 की बात कर लेता हूं। इस बार तो जेडीयू भी मजबूती के साथ केंद्र में बीजेपी का, एनडीए का साथी बना है। क्या ये चीज आपको बार्गेनिंग टेबल पर मजबूत कर रही है? ज्यादा सीट मिलेगी क्या जेडीयू को इस बार, क्योंकि केंद्र में भी आपका हाथ है वहां? इस बार परिस्थितियां बदली हैं सर। सकता हूँ, ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व है, वही बता सकते हैं जो टेबल पर बैठेंगे सारे पार्टी के लोग। नहीं, इस बार मगर स्थिति आपके लिए बहुत माकूल है, हम तो इस पर कुछ बोल नहीं सकते हैं जी। मगर आपको नहीं लगता इस बार स्थिति माकूल है आपके लिए? नहीं, एनडीए के हमारे लिए माकूल है। हम एनडीए से अलग नहीं है। अगर माकूल होगा, देखिए गलतफहमी यही रोहित जी लोगों को हो जाता है, आप लोगों को। अगर नीतीश कुमार है तो एनडीए मजबूत है, वाह जी वाह, और एनडीए की परिस्थिति ठीक है। इससे अगर कोई अलग तर्क दे दे तो मैं मानने के लिए तैयार न हूं। जब जहां नीतीश कुमार रहेंगे वहां की स्थिति मजबूत रहेगी। लेकिन अब नीतीश कुमार जी ने स्वयं कहा कि मैं बीजेपी के साथ रहूंगा, एनडीए के साथ रहूंगा। बिल्कुल सही बात है। इसलिए बिहार में एनडीए की स्थिति मजबूत रहेगी। ठीक है, ठीक है। निहोरा जी, एक चीज और पूछ लूं आपसे, आप ही के तो मैं तो कह रहा हूं, अगर मैं कुछ कंफ्यूज कर रहा हूं मैं तो आपसे भी उसको क्लैरिफिकेशन में लेना चाहूंगा। ये आरजेडी अभी कुछ दिनों पहले कह रही थी कि जेडीयू पूरी तरीके से हाईजैक हो रही है, पार्टी पे झंडा भी बदल दिया जाएगा। ये ऐसी कोई बात तो नहीं है ना? अच्छा, ये जो आरजेडी के कहते हैं, तो ये उसको क्या कहते हैं, ड्राइवर कौन बना? कौन राहुल गांधी के यात्रा में शामिल हुआ?
अरे पता नहीं तेजस्वी यादव को राजनीति का भी समझ है कि नहीं है, ठीक है, कि इनका राज्य, इनका वोटर, और राहुल गांधी ने अधिकार यात्रा की घोषणा किया, उसके पीछे पीछे लग गए और सारा लूट कर राहुल गांधी चला गया। तो दोबारा फिर अधिकार यात्रा, कौन अधिकार यात्रा निकल रहे। ये राजनीतिक सूझबूझ का झंडा लग चुका है। आ रहा हूँ निहोरा जी, 20 सेकंड में कंक्लूड कर दीजिए। पासवान भाई आ रहा हूँ आपके पास में। आरजेडी जो कहता है, लेकिन 2024 में भी लोग यही कहता था, अच्छा जदयू खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नीतीश कुमार फिनिश हो जाएंगे। क्या हुआ 2024 के लोकसभा चुनाव में? जब तक ये चिंता आपको वाजिब लगती है कि आरजेडी तेजस्वी यादव जी की, ये चिंता वाजिब लगती है आपको? तो चाचा कहते ही हैं होने वाले हैं, इंडिया फिनिश होने वाला है। जब तक नीतीश कुमार है, लोग कुछ भी कहते रहे, जो भी आसन लगाते रहे। ये बड़ी बात कह दी है, जब तक नीतीश कुमार है एनडीए मजबूत है, जब तक नीतीश कुमार है एनडीए मजबूत है। बिहार में डबल इंजन की सरकार है। डॉक्टर राकेश प्लीज आप मुझे बता दीजिए, देखिए यहां से तो सीधा सीधा वार्निंग भी दे दी, शंखनाद भी कर दिया कि बिहार में नीतीश कुमार जिसके साथ है वही मजबूत है, एनडीए मजबूत है। अब नीतीश कुमार कहीं इधर उधर नहीं जाने वाले। यहां तक कि बातों बातों में, इशारों में 2020 में सीटें कम क्यों हुई वो इशारा भी कर दिया निहोरा जी ने। आप समझ गए होंगे वो इशारा क्या है, मैं तो समझ गया। जी रोहित भाई, एकदम ईमानदारी से आप लोग भी जो पैनल में बैठे हुए पूरी जनता से भी पूछिए ना, दिल पे हाथ रख करके आप कीजिए कि नो डाउट जनता को में, चाहे हम लोग भी क्योंकि समाजवादी घड़े से रहे हैं, नीतीश जी के लिए बहुत सम्मान और इज्जत हमेशा रहा है। हमारे नेताजी अभी भी चाचा जी ही बोलते हैं। बिल्कुल, मैंने बोला ना, आज जनता ये पूछ रही है कि आखिर मुख्यमंत्री जी है कहाँ? बीमार है, अचेत अवस्था में है, सरकार चला कौन रहा है? भू माफिया चला रहा है कि बालू माफिया चला रहा है कि शराब माफिया चला रहा है? इतने हत्याएं हो रही है, इतना बलात्कार हो रहा है, और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन एकदम बेकार है, यूनिवर्सिटी सिस्टम बेकार हो गई है, हेल्थ सिस्टम बर्बाद हो रही है। मुख्यमंत्री जी आखिर है कहाँ? तो जनता में एकदम पूरी तरह से लेकर के एक चिंताएं है कि अब नीतीश जी से नहीं होने वाला है। अच्छा। और यह जो भूमि जो है बुद्धा की, महावीर की, गांधी की भूमि है, इसको लेकर के जनता जो है जानती है कि मनवादी फोर्सेस को किसी भी कीमत पर यहाँ नहीं लेकर के आएंगे। तो नीतीश जी और ये सारे लोगों को तेजस्वी जी ही एकमात्र विकल्प है, और उनके पास परिवर्तन होगा, तेजस्वी जी ही आएंगे। और तेजस्वी जी, जनता ने भी पूरा मन बना लिया है कि परिवर्तन होगा और तेजस्वी जी ही अब नेता है। ठीक है, यहां से भी साफ हो गया, तेजस्वी की सरकार बन रही है। 243 सीट्स पर उनके चेहरे को याद रख के वोट दीजिएगा। अजय भाई, आपकी आवाज बिल्कुल सही आ रही है। मैं बस आपसे पूछना चाह रहा हूं कि कांग्रेस की स्थिति मजबूत हुई है क्या राहुल गांधी की यात्रा के बाद? डॉक्टर निहोरा तो कह रहे हैं कि जो यात्रा निकली उसमें तेजस्वी बन गए ड्राइवर और सारी लाइमलाइट लूट गए राहुल गांधी, लेकिन ये लाइमलाइट फायदा देगी, चाहे सीट बंटवारे की बात हो या ग्राउंड पर कांग्रेस का प्रदर्शन हो? निहोरा यादव जी को समझना चाहिए कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों अपने अपने क्षेत्र में नेता प्रतिपक्ष हैं जी। दोनों अपने 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 जगह पे ड्राइविंग सीट पे हैं। राहुल जी का जो कद है और जो तेजस्वी जी का कद है, दोनों समानांतर है, चाहे वो राज्य में हो या फिर देश में हो। मुझे खेद है इस बात का कि इस तरह की चर्चा करना इतने सीनियर लोगों का, वो थोड़ा दुखद है। तुलना है नोटेड मंत्री की हालत से होनी चाहिए कि निकुम्मा की स्थिति में है। सीधा राहुल भाई मैं आपके पास आ गया। राहुल भाई सच बताइए, आंकड़े तो आप अच्छे रख रहे हैं, प्रधानमंत्री ने आज क्या कुछ दिया वो तो मैं भी बता ही रहा हूं, और मुझे लगता है कि ग्राउंड पर उसका असर भी होना चाहिए। लेकिन जो बार बार आरोप लग रहे हैं, राकेश भाई भी कह रहे हैं कि एनडीए में सिर्फ फुटबॉल की स्थिति है, और केंद्र में भी इस बार तो नीतीश कुमार जी का भी साथ है, 400 पार तो हो नहीं पाया, तो इसलिए बार्गेनिंग टेबल पर जब नीतीश कुमार बैठेंगे, जेडीयू बैठेगी, तो पलड़ा तो उनका भी भारी है, चीजें ठीक हो पाएंगी। रोहित भाई, निश्चित तौर पे मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक छोटा सा प्रश्न का उत्तर, राकेश जी का प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा। राकेश जी कह रहे थे कि जो नोटबंदी हुआ था उससे देश को काफी नुकसान हुआ था। तो जरा राकेश भाई, अगर अतीत के आईने को थोड़ा सा पोंछने का या अतीत के पन्नों को अगर पलटने का प्रयास करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, बहुत पुराना वक्त नहीं बीता है। देश का जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ रहा है और हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होते जा रहे हैं। दूसरी बात, जो जीएसटी कलेक्शन है
वो जीएसटी कलेक्शन में भी अपार वृद्धियां हो रही है, जिसकी वजह से आज उसका फायदा पूरे देशवासियों को मिलने जा रहा है। हाँ। तो ये जो एक नैरेटिव करने का जो प्रयास कर रहे हैं, उस हिसाब से तो इनके पास कुछ बचा नहीं है। और ये जो चोर है वो लगातार शोर मचा रहा है। ये एक बातें कर रहे थे वोट चोरी की भी, आपके समकक्ष भी बातें रखा मैंने, और उसमें अभी उप राष्ट्रपति की चुनाव हो रही थी, उसमें इन्हीं का 25 वोट चला गया, जबकि वो बैलेट पेपर पे हो रहा था। बैलेट पेपर हो रहा था, उन लोगों ने उनको नहीं दिया और ये एनडीए के पक्ष में आ गया। तो ऐसे तमाम चीजें हैं जो ये देखकर भी नजरअंदाज करना चाहते हैं। और एक कहावत है हमारे बिहार के अंदर कि वो मैं थोड़ा मिस कर रहा हूं, अगली बार मैं जरूर आपको याद दिलाऊंगा। डोंट मिस इट। अब मेरे सवाल पर आ जाइए। आई एम नॉट गोइंग टू मिस माय क्वेश्चन। जेडीयू बार्गेनिंग टेबल पर मजबूत है। मैं वही आ रहा हूं रोहित भाई, मैं वही आ रहा हूं। अब जहां तक जेडीयू और बीजेपी का सवाल है, तो मैं आपको भरोसे के साथ और विश्वास के साथ मैं कहता हूं, हम दोनों पार्टी के एक प्रतिष्ठित प्रवक्ता हैं, तो हम दोनों के तरफ से मैं आपको बता दूं कि जब भी ऑन टेबल बैठेंगे तो जो शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेगा उसका हम सब मान रखेंगे। और जहां तक गठबंधन धर्म की बात है, और भारतीय जनता पार्टी ने जिन चीजों को माना है उस चीज को निभाया है, और यही राजधर्म है और सही कर्म है। क्योंकि जब 2020 में भी अगर नीतीश जी की सीटें घटी थी, तो हमने जो वादा किया था, नीतीश जी ने ऑफर भी दे दिया था। वादा तो किया था, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अब चिराग पासवान वाला फैक्टर भूल जाऊं क्या मैं? जेडीयू ने उस वक्त क्या कहा था, या उन्होंने जेडीयू के लिए क्या कहा था? मांझी साहब आके दिखा रहे हैं, भूल जाऊं क्या? इसको इग्नोर कर दूं क्या? देखिए रोहित भाई, निश्चित तौर पे अगर घर में 5 बेटे हैं, तो पांचों बेटों के अंदर मतभेद जरूर होता है, लेकिन जो पिता होता है वो अगर बांट कर दे देता है चीजों को, तो पांचों बेटों को मानना पड़ता है और वहीं से झगड़े का निपटारा हो जाता है। यही हकीकत है। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग कामदार वाले लोग हैं, नामदार में नहीं जाएंगे, और हम बिहार के हित के लिए और बिहार के लिए समर्पित हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। राकेश भाई, सीधा मैं आपके पास आ गया। राकेश भाई, अब आप इतनी देर में तो समझ ही गए होंगे कि मेरे जहन में जो सवाल आते हैं वो ना सत्ता से इन्फ्लुएंस होते होंगे ना विपक्ष से। मेरी अपनी कोई विचारधारा होगी वो इस स्टूडियो के बाहर। ये मेरा कर्म क्षेत्र है, यहाँ मैं पूरी ईमानदारी से हूँ। लेकिन जो सवाल मैंने राहुल भाई से पूछा, आपसे भी तो पूछूंगा। अब सैनी साहब 2020 में तो उनके साथ थे, अब आपके साथ हैं। सैनी साहब कह रहे हैं 40 सीट दे दो, 50 सीट दे दो, डिप्टी सीएम दे दो। कांग्रेस बगल में बैठी हुई है, राहुल गांधी साहब कह रहे हैं कि अब तो माहौल भी बन गया। कांग्रेस भी कह रही है अच्छा माहौल बन गया, विनिंग सीट्स हमको भी चाहिए। ऑल इज वेल। रोहित भाई, ये आप नहीं, पूरा देश और पूरा बिहार देख रहा है कि महागठबंधन में ऑल इज वेल। देख सारा सब लोग एक साथ बैठ के शेष सारे मिल करके कितनी आसानी से सारी चीजों को पे बात हो रही है, और सब कुछ निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि ऑल इज वेल है। आपका चैलेंज कौन है? सुने ना राकेश भाई, आप अपने चैलेंजर के तौर पर देखते किसे? नीतीश कुमार की नरेंद्र मोदी? सरकार को समर्थन दे रहा हूँ। मांझी जी बाहर आकर के कह रहे हैं कि 100 सीट दो, नहीं तो फिर मैं कुछ और अलग अलग। राकेश भाई, ये तो मेरा काम है ना। राकेश भाई, ये सवाल मैंने पूछा नहीं क्या राहुल भाई से? राकेश भाई, ये सवाल मैंने पूछा ना, मैं तो चाहता हूं जनता के बीच क्लियर चली जाए। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आपका बड़ा चैलेंज क्या है? नीतीश कुमार जिनको आप ढूंढ रहे हैं, राकेश भाई, नीतीश कुमार जिनको आप ढूंढ रहे हैं, जिनको अभी आप पूछ रहे थे पिछले गंतव्य में अपनी बातों में कि नीतीश कुमार जी कहां है, ना एक्ट कर रहे, ना रिएक्ट कर रहे, आपका चैलेंजर कौन है, नीतीश कुमार की नरेंद्र मोदी? बी क्लियर। नरेंद्र मोदी तो कभी नहीं रहे हैं। नरेंद्र मोदी एक, देखिए नरेंद्र मोदी क्या क्या पे है। मोदी जी कुछ मीडिया हाउसेस, कुछ पूंजीपति, आरएसएस, बीजेपी ने मिल करके एक बड़ा सा गुब्बारा फुलाया, और वो मोदी नाम का गुब्बारा वो फट चुका है ना, और जनता समझ चुकी है कि सिर्फ जुमला देते हैं और कुछ नहीं दे सकते हैं। 3 टर्म आ गए मोदी जी, वो कैसे जुमला हो गया? 3 बार आ गए, वो कह रहे हैं अब तो कोई वैकेंसी है ही नहीं। आपके पास भी तो आई होंगी, वो कह रहे हैं ना सीएम की वैकेंसी है बिहार में, ना पीएम की वैकेंसी, तो भूल ही जाओ। अरे तो 400 का नारा दे रहे थे ना, 240 पे आए ना। तो वोट चोरी नहीं था ना सर? तो वोट चोरी नहीं था ना? सुने ना, उसमें भी 100 सीट से ज्यादा चोरी क्यों हुआ सीट है। अच्छा। और बच्चा भी बोल रहा है वोट चोर, गद्दी चोर। और चुनाव आयोग के पास भी तक कोई जवाब नहीं है, वो जवाब नहीं दे रहा है। और पूरे देश में लोग जानता है कि वोट चोरी कर करके प्रधानमंत्री बने हैं। तीसरा बात, जीएसटी की बात कर रहे थे राहुल भाई। जीएसटी, एक और डेटा लीजिए कि अभी जो डेटा है इनके सरकारों में जो गैर बराबरी स्थापित हुई है जी, जो 1% पूंजीपतियों के पास 40% से ज्यादा गरीब जो जनता है उससे उसका संपत्ति है।
3%, 5% लोगों के पास 5% से ज्यादा संपत्ति है इस देश की। ठीक है। और ये नोटबंदी से हुआ क्या कि पूरा जो इस कुटीर उद्योग हुआ, लघु उद्योग हुआ और मध्यम उद्योग जो हुआ, उसकी कमर टूट गई, सबको बर्बाद कर दिया। उसके बाद चुनाव हो तो गए राकेश भाई, उसके बाद चुनाव हुए ना, वो यही तो कह रहे हैं लिटमस हो गया, जनता ने ओके कर दिया, अब हमें कोई पॉलिटिकल पार्टी से थोड़ी सर्टिफिकेट चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने मुझे क्लियर नहीं किया, अगर आपके कॉम्पिटिटर, आपके चैलेंजर नरेंद्र मोदी नहीं है तो नीतीश कुमार है जिनको आप ढूंढ रहे हैं। नीतीश जी है नहीं अभी स्टेट में। हाँ, कहाँ है लोग? तो कोई है ही नहीं क्या टक्कर में? हमारे मुख्यमंत्री राकेश भाई, कोई है ही नहीं टक्कर में क्या? इस बार टक्कर में है ही नहीं कोई इंडिया अलायंस के? अभी महागठबंधन के टक्कर में भी नहीं है, इसीलिए देख रहे हैं ना, कभी ये चाह रहा है कि गाली वाला चीज इशू बन जाए, कभी चाह रहे हैं कुछ और चीज इशू बन जाए। और हमारे नेता और महागठबंधन के सभी नेता जो है जन सरोकार की जो चीजें हैं, चाहे नौकरी है, पढ़ाई है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, दवाई है, चाय है, इसकी बात कर रहे हैं और लोगों की जन जन तक पहुंच रहे हैं, बातें कर रहे हैं। आई नो, परफेक्ट। ठीक है, आपकी बात आ गई राकेश भाई। मैं बिल्कुल आखिरी सेगमेंट में हूँ, आपने कई सारे आरोप भी लगा दिए। मैंने तो पूछा कि नरेंद्र मोदी की नीतीश कुमार, आपने कहा कोई है ही नहीं टक्कर में। मुख्यमंत्री बनने आए हैं, ठीक है, इसीलिए तो उनको भी नहीं है कि कल हम जो भी जुमला दे करके चले जाए, थोड़े ना। ठीक है। डॉक्टर निहोरा नाउ ऑन स्क्रीन। डॉक्टर निहोरा प्लीज, मैं तो इनसे पूछा, देखिए डॉक्टर साहब, कि मोदी जी को हराना है, क्योंकि एनडीए तो बड़े लार्जर प्रोस्पेक्टस पे कह रही है नरेंद्र मोदी वर्सेस ऑल। इनका जो कॉमन एजेंडा है वो यही है कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर किस तरीके से निकाल पाए। उसका एक बड़ा टेस्ट बिहार में भी होना है। कई एक्सपर्ट्स, कई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े लोग तो ये भी कह रहे थे अगर बिहार से गए तो दिल्ली से भी जाएंगे। तो यहां पर बात तो ना किया गई, लेकिन वो कह रहे हैं कि कोई टक्कर में नहीं है, ना नरेंद्र मोदी ना नीतीश कुमार। देखिए रोहित जी, ऐसा है जी कि कांग्रेस जो दबाव बनाया है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि आदरणीय लालू यादव जी ने तेजस्वी को नेतृत्व दे दिया। ठीक है। और तेजस्वी उस पूंजी को बढ़ाया नहीं। जो राजनीतिक पूंजी तेजस्वी को दिया लालू यादव जी ने, उस पूंजी को बढ़ाया नहीं बल्कि और उस पूंजी को घटाया। उसका लोकसभा में आपने देखा ही है। तो इसलिए अगर कहने के लिए, मन को संतावना देने के लिए कि हमारा कोई टक्कर नहीं है, तो आप संतावना देते रहिए, मन में मानते रहिए कि मैं मुख्यमंत्री बन गया। तब तो ट्वीट कर रहे हैं कि मैंने ठीक है निहोरा सर, क्योंकि वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहा है ना, मैं आपको बीच में टोकना नहीं चाह रहा, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि अभी तो चुनावी बेला में वक्त है, तारीखें भी आएंगी, हर एक मुद्दे पर बात होगी, खुलकर बात होगी, इसी प्लेटफॉर्म पर होगी। आज आप लोगों ने वक्त दिया, बहुत धन्यवाद कर रहा हूं, नमस्ते कर रहा हूं, थैंक यू सो मच। आप जुड़े भारत एक्सप्रेस पर 5 की पड़ताल में। तो अभी तो बहुत सारी चीजें हैं, प्रधानमंत्री पूर्णिया पहुंचे, बड़ी सौगातें दी, इसका कितना इंपैक्ट, इस पर डिटेल एनालिसिस आपके सामने रखूंगा। आज 5 की पड़ताल में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्ते।